आज हम लोग सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस विषय को देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, यदि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है खास करके बीपीएससी में, उसमें प्रमुखतः इतने सेगमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सेगमेंट है अंतरिक्ष, दूसरा सेगमेंट है प्रतिरक्षा। लिख लीजिए आप, ठीक है ना। सबसे पहला सेगमेंट है अंतरिक्ष, दूसरा सेगमेंट है प्रतिरक्षा, तीसरा सेगमेंट है ऊर्जा, चौथा सेगमेंट है जैव प्रौद्योगिकी, पांचवा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, छठा है पर्यावरण, सातवां है स्वास्थ्य और आठवां है मिसलेनियस यानी विविध। यानी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण 5 से 6 विषय हैं। यदि आपने 5 से 6 विषयों को ठीक से कर लिया, ठीक से मतलब इनके हर पहलू को, जैसे इसमें एक एक टॉपिक से 10-10, 20-20 क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपने 7 टॉपिक 8 टॉपिक लिया और 20 तो लगभग 160 अलग अलग सवाल बन सकते हैं। लेकिन यदि आपकी समझ विकसित हो जाएगी एक विषय पर, एक टॉपिक पर, तो उस पर किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। जैसे अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक जनरल जानना है कि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान क्या है और फ्यूचर में हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया। अब इसमें किसी एक पहलू को वर्तमान से, एक पहलू को फ्यूचर से या एक पहलू इतिहास से उठा के सवाल बन सकता है। तो अंतरिक्ष में मैंने आपको एक बहुत ही विस्तृत आंसर पहले ही करवाया हुआ है। उस आंसर को आपने लिख कर अभी तक मुझे ढंग से दिखाया नहीं है, अब वीडियो जो उसका बना हुआ है, आप उसका आंसर लिखिए अंतरिक्ष का और बताइए। प्रतिरक्षा यह एक सेगमेंट है जो डिफेंस से, चूँकि हमने कहा कि जो सवाल पूछे जाते हैं वो वैसे ही सवाल होते हैं जो कि आपके जीवन की दशा को बेहतर बनाने के लिए काम आए। यानी मनुष्य के एज ए नागरिक भारत के आपकी जीवन की दशा बेहतर हो, इसके लिए जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमें पढ़ना होता है। तो प्रतिरक्षा, मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है ऊर्जा, तो ऊर्जा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अब ऊर्जा के विभिन्न पहलू हैं, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। उसमें नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, अजस्र स्रोत या फिर क्षय वाले स्रोत, स्रोतों की उपलब्धता, उनसे संबंधित टेक्नोलॉजी का आयात निर्यात और उसके संस्थानों का निर्माण और उनके प्रयोग, इन्हीं सबसे सवाल आते हैं। तो ऊर्जा में हम अलग से पढ़ा ही रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, क्योंकि मानव के जीवन की दशा बनाने या बिगाड़ने में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है। जैव प्रौद्योगिकी बेसिकली स्वास्थ्य में मनुष्य की एक अमरता की तरफ बढ़ते हुए कदम में सबसे बड़ा कारगर कोई हथियार है, रोग से लड़ने का सबसे बड़ा कोई हथियार है, ऐसी चीज़ों से लड़ने का जिसको अभी तक मेडिकल साइंस में, चिकित्सा क्षेत्र में अजेय माना जाता था, उन पर जीत हासिल करने का यदि कोई अधिकार है तो वह है जैव प्रौद्योगिकी। जिनको अभी तक समझा जाता था कि नहीं, इसका यदि किसी का पाँव कट गया तो वह फिर से ठीक नहीं हो सकता है, वहाँ पर फिर से एक नई स्थिति बनाई जा रही है। किसी के बारे में माना जाता था कि यह माँ नहीं बन सकती है, उन्हें आजकल कई तरह के फर्टिलाइजेशन की विधियाँ हैं, उसमें एक 3 पेरेंट थ्योरी भी है, तो उस तरह के IVF है। तो इन सारी चीज़ों में भी जैव प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी बात जो हो रही है, मनुष्यों पर भी काम करता है और पादप पर भी काम करता है। यानी कि हमें केवल रोग मुक्त करने की दिशा में ही जैव प्रौद्योगिकी का योगदान नहीं है, हमारे लिए जो संसाधनों की उपलब्धता है, भोजन की उपलब्धता है, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, जिन क्षेत्रों में जो फसलें नहीं हो रही हैं उनको भी वहाँ पर उपजाया जा सकता है, या जहाँ हो रही हैं उनकी मात्रा को, प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसजेनिक फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, ये सारे उसके अलग अलग अवान्तर प्रयोग हैं जो कि हम जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा में देखते हैं। इसमें रोग से लड़ने की क्षमता, अमरता की तरफ मनुष्य का बढ़ता कदम और मनुष्य के सहूलियत के हिसाब से पादप का भी अपने तरफ से मोड़ लेना, यह सब इसी का हिस्सा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, वर्तमान युग को यदि कहा जाए तो दिस इज एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समय है। तो अभी जो भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अभी सूचना है। आपके लिए जितनी भी तरह के आप मोबाइल देख रहे हैं, तमाम उसको जो
प्रयोग अनुप्रयोग हैं वो सब सूचना एवं संचार के ही पार्ट है। और इन सब से या तो पर्यावरण परिपुष्ट हो रहा है या पर्यावरण परेशान हो रहा है। उन दोनों ही केस में, चाहे ओजोन को क्षति हो, CFC हो, चाहे तमाम ग्लोबल वार्मिंग के मसले हो, कार्बन उत्सर्जन का मसला हो और अपरदन का मसला हो, मिट्टी का कटाव हो, जंगल की आग हो, ये तमाम को सोचने और समझने की क्षमता और उसके लिए विकास कार्य कैसे करने हैं, अंधाधुंध विज्ञान हमें कहाँ ले जा रहा है, विकास की दौड़ में पर्यावरण का कितना ह्रास हो रहा है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी कि समस्या और उसका निदान। पर्यावरणीय समस्याओं के कई रूप हैं, उनके निदान के भी कई स्वरूप हैं, इनको हम देखेंगे पर्यावरण वाले सेक्टर में। इसके बाद स्वास्थ्य, यह स्वास्थ्य का जो सेक्टर है वो सबसे मिला जुला है, क्योंकि हर चीज़ का असर स्वास्थ्य पर है, लेकिन एक अलग सेगमेंट के रूप में हम स्वास्थ्य संबंधी सवालों को उठाएंगे। और इतना के बावजूद कई ऐसे आविष्कार हैं, नई चीज़ें हैं जो कि हम किसी एक सेगमेंट में उसको नहीं बांध सकते हैं, जिसमें कई थ्योरीज का प्रयोग एक साथ हो जाता है, तो उनको हम विविध में रखेंगे, मिसलेनियस में। यानी आप यदि 8 विषयों को, बेसिकली 7 विषय को और उससे भी यदि सूक्ष्म में जाए तो 6 टॉपिक को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो आपका यह सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज हम एक निश्चित विषय पर एक सवाल करते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तो कहना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है जैव प्रौद्योगिकी, जो मैं पिछले 2 बार से आपसे कह भी रहा था कि आप लोग पढ़ कर आइएगा। तो आप में से कईयों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो जैव प्रौद्योगिकी में एक सवाल लिखिए। सवाल है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं और इसकी उपलब्धियां क्या हैं। एक इसमें टेल जोड़ सकते हैं कि इसके लाभ और हानि पर चर्चा करें, इसके लाभ और हानि पर चर्चा करें। देखिए पहला पैराग्राफ, विज्ञान के, इसके लाभ और हानि पर चर्चा करें। देखिए विज्ञान के सिद्धांतों एवं अवधारणाओं के आधार पर मानवीय उपयोगिता के लिए, विज्ञान के सिद्धांतों एवं अवधारणाओं के आधार पर मानवीय उपयोगिता के लिए सूक्ष्म जीवधारियों, जीवित पादप एवं जंतुओं, पहले लिखिए सूक्ष्म जीवधारियों, एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, सूक्ष्म जीवधारियों, ठीक है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है जीवित पादप एवं जंतुओं की कोशिकाओं का, जीवित पादप एवं जंतुओं की कोशिकाओं का, जीवित पादप एवं जंतुओं की कोशिकाओं का औद्योगिक उपयोग कर उत्पाद तैयार करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है? इसमें सूक्ष्म जीवधारी, सूक्ष्म जीवित पादप एवं जंतुओं की कोशिका, क्या 3 एलिमेंट है, एक सूक्ष्म जीवधारी, दूसरा है सूक्ष्म जीवित पादप एवं जंतुओं की कोशिका। इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, कि क्या तैयार करते हैं, औद्योगिक उपयोग करके उत्पाद तैयार करते हैं, यानी कुछ बनाते हैं। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें इसका उपयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। लिखिए इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यह, लिखिए आगे, यह जीव विज्ञान और तकनीक का एक समन्वय है। अगला पॉइंट, यह जीव विज्ञान और एक तकनीक का या टेक्नोलॉजी का समन्वय है, सम्मिलित रूप है। तीसरा पॉइंट लिखिए, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग या उपयोग चिकित्सा, पहला उसमें रोमन में एक लिखिएगा, चिकित्सा, पर्यावरणीय संरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र, यानी इसके मुख्यतः हर क्षेत्र में प्रयोग है। चिकित्सा में सबसे सर्वाधिक है, कृषि में भी कम नहीं है, औद्योगिक प्रयोग तो इसके हैं ही, और पर्यावरण के संरक्षण में भी इसका प्रयोग होता है। यानी 4 आप चाहें तो इसको
ऐसे चार्ट के तौर पे बना भी सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो कहाँ कहाँ है। पहला हो गया चिकित्सा, दूसरा कृषि, तीसरा पर्यावरणीय संरक्षण, और चौथा हो गया औद्योगिक प्रयोग। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 इसके प्रयोग हैं। अब देखिए, चिकित्सा पहला, कृषि दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। ये 4 प्रयोग इसके हैं। आगे लिखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो रोग में, चिकित्सा में देखिए, चिकित्सा को थोड़ा सा डिटेल पॉइंट में लिखिए, छोटा छोटा। इसको फिर आप बड़ा करके ढंग से लिख के लाइएगा, मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, चिकित्सा में लिखिए, संक्रामक रोगों के लिए प्रतिरोधी औषधि बनाने में। पहला पॉइंट, संक्रामक रोगों के लिए, पहला सब पॉइंट है ये, मेन पॉइंट का, संक्रामक रोगों के लिए प्रतिरोधी औषधि बनाने में। औषधि और साथ ही साथ संक्रामक रोगों में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, औषधि के साथ साथ टीके की, वैक्सीन बनाने में। संक्रामक रोगों के लिए या तो औषधि बनाया जाए प्रतिरोधी, या फिर टीका बनाया जाए या वैक्सीन बनाया जाए, उसमें प्रयोग होता है इसका। वर्तमान में इसका काफ़ी प्रयोग हो रहा है बायोटेक का। जो कोरोना का काल है उसमें वैक्सीन बनाने में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का। तो यह बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरा लिखिए, कैंसर के वैक्सीन बनाने में। अगला, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है ना, तो कैंसर अलग से, अगला पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, कैंसर का वैक्सीन, कैंसर के वैक्सीन बनाने में। अगला लिखिए, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन और एंजाइम बनाने में। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और एंजाइम बनाने में। ग्रोथ हार्मोन एवं एंजाइम बनाने में। अगला पॉइंट लिखिए, डीएनए तकनीक का प्रयोग करके, डीएनए तकनीक का प्रयोग करके, डीएनए तकनीक का प्रयोग करके अच्छी प्रोटीन बनाने में। डीएनए तकनीक का प्रयोग करके अच्छी प्रोटीन बनाने में उच्च, अगला पॉइंट क्या, उच्च प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता, उच्च प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में। उच्च प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में। हैजे के टीके के विकास में, एलिजा प्रणाली के विकास में। एलिजा, एलिसा, एलिसा लिखिए, एलिसा, एलिसा प्रणाली के विकास में। इन क्षेत्रों में, मतलब कि इन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी ने काफ़ी योगदान दिया है। देखिए, इन क्षेत्रों में, ये उदाहरण के स्वरूप हैं, ये सारे नहीं हैं, कुछ हैं। अब कृषि में देखिएगा, तो कृषि में भी काफ़ी है, कृषि क्षेत्र में योगदान। तो पहला पॉइंट लिखिए, पराजीनी फसलों का विकास। पराजीनी, 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 पराजीनी फसलों का विकास, का विकास, पराजीनी फसलों का विकास, पराजीनी फसलों का विकास। ठीक है, अगला लिखिए, पराजीनी फसलों का विकास। टिश्यू कल्चर, दूसरा पॉइंट, टिश्यू कल्चर, प्रसंस्करण के क्षेत्र में। अगला पॉइंट, एवं इसी तरह थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, 2-3 पॉइंट और उसमें आप बाद में बता देंगे, ठीक है ना। एवं इस तरह के कई अनुप्रयोग कृषि के क्षेत्र में। उसी तरह से पर्यावरणीय क्षेत्र में लिखिए कुछ पॉइंट। औद्योगिक कचरा नष्ट करने में। औद्योगिक कचरा नष्ट करने के लिए एक चीज़ बनाया जाता है, उसको कहते हैं बायो सर्फेक्टेंट। क्या कहते हैं? बायो सर्फेक्टेंट, बायो सर्फेक्टेंट, बायो सर्फेक्टेंट, बायो सर्फेक्टेंट, बायो सर्फेक्टेंट का निर्माण धातुओं के निष्कर्षण के लिए, धातुओं के निष्कर्षण के लिए
के लिए जीवाणुओं का प्रयोग, तैलीय कीचड़ को बेअसर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली बैक्टीरिया का प्रयोग, मतलब पानी पे तेल है, कीचड़ है, उसमें ऐसा बैक्टीरिया डाल देगा कि उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है कंसोर्शियम। कंसोर्शियम क्या नाम है? कंसोर्शियम। कंसोर्शियम औद्योगिक, इसके कई अनुप्रयोग हैं, जैसे पर्यावरण और उद्योग आपस में मिला हुआ है। उद्योग में ही ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिससे पर्यावरण को लाभ मिलता है, तो उसको औद्योगिक प्रयोग भी कहते हैं और पर्यावरणीय प्रयोग भी कहेंगे। इसके अलावा लिखिए शुद्ध बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, प्योर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स तथा स्ट्रेन STRAINS स्ट्रेन्स, शुद्ध बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, ठीक है, शुद्ध बैक्टीरियल स्ट्रेन्स एवं स्यूडोमोनास जीवाणु का विकास, यह इसके औद्योगिक प्रयोग में आता है। ऊपर में औद्योगिक प्रयोग लिख लीजिए, ठीक है ना। अब लिखिए भारत के संदर्भ में, अगला लिखिए भारत के संदर्भ में। देखिए कि भारत में हमने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। पहला पॉइंट लिखिए उसमें हेपेटाइटिस सी का जीनोम, काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। पहला पॉइंट है हेपेटाइटिस सी का जीनोम आइसोलेट, लिखिए हेपेटाइटिस सी का आइसोलेट जो है वो भारतीय मूल का है। हेपेटाइटिस सी का जो आइसोलेट है वो भारतीय मूल का है। ब्रैकेट में लिखिए आइसोलेट और उसको ब्रैकेट में लिखिए जो भारतीय मूल का है। आइसोलेट का जीनोम, आइसोलेट का जो हेपेटाइटिस सी का जो आइसोलेट है बेसिकली वो इंडियन ओरिजिन का है। इसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया। हेपेटाइटिस सी का आइसोलेट का हमने क्या किया, भारत में ही जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, जीनोम क्रम प्राप्त किया। ठीक है, फिर लिखिए दूसरा HIV1C का सब टाइप के लिए टीके का विकास किया गया। यानी HIV का एक प्रकार है 1C, उसके सब टाइप के लिए टीका विकसित कर लिया गया है भारत में, उसके लिए टीके का विकास किया गया। फिर लिखिए रेबीज, तीसरा पॉइंट, रेबीज, हैजा, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया, टीबी या क्षय रोग, रेबीज, हैजा, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, मलेरिया, क्षय रोग आदि के टीकों के विकास में प्रगति हुई है। इन सारे जो बीमारियां हैं इन सब के टीकों के विकास में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फिर लिखिए कवक जनित रोग का, देखिए अगला पॉइंट चौथा, कवक जनित रोग, यानी कवक से जो रोग होते हैं फंगस से, उसके प्रतिरोधी के विकास में, अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में भारत और स्विट्जरलैंड के संयुक्त प्रयास से, अगला लिखिए अगला पॉइंट, भारत एवं स्विट्जरलैंड के संयुक्त प्रयास से गेहूं अनुसंधान कार्यक्रम के संयुक्त प्रयास से गेहूं अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन आदि अनेक उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। अगला पॉइंट लिखिए गोल्डन राइस जैसे समृद्ध किस्म के लिए, DBT, गोल्डन राइस जैसे समृद्ध किस्म के लिए DBT और ICAR, ने संयुक्त प्रयास किया है। लिखिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में जो है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
में क्या किया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी के लिए भारत और रूस से का एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है। भारतीय रूसी केंद्र की स्थापना इलाहाबाद में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक भारत रूस केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, भारत रूस केंद्र की स्थापना की गई है। आईआईटी दिल्ली में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए प्रथम सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा शुरू हुई है। प्रथम सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना हुई है। अगला लिखिए, जेएनयू में इसके जो लिखे थे इसके पहला पूरा पढ़िए तो क्या है, आईआईटी दिल्ली में के लिए सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना। अगला लिखिए, जेएनयू में पौधा जीनोम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ अलग से लिखो, एक पैराग्राफ लिखिए आप लोग। भारत विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ तकनीकी शिक्षा भी वैश्विक स्तर की है, यानी जैव विविधता तो है ही, तकनीकी शिक्षा एवं कुशलता भी है। साथ ही साथ कुशल मानव श्रम भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ क्या क्या है भारत में, यदि देखा जाए तो भारत के संदर्भ में 3 बातें हैं। पहला क्या है, जैव विविधता है। दूसरा क्या है, तकनीकी शिक्षा भी है। और तीसरा क्या है, कुशल श्रम है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ये तीनों चीज़ें मिलकर भारत को जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक बेहतर देश के रूप में स्थापित करती हैं, जो विश्व को भी एक दशा और दिशा प्रदान कर सकता है। चलिए, यह तो जैव प्रौद्योगिकी के कुछ पहलू हो गए। अब हम देखते हैं कि इसका लाभ और हानि क्या है, या इसके अलग अलग प्रयोग हैं, उन सबको आप देख सकते हैं, लेकिन उन सब का पॉइंट अभी लिखवा दे रहे हैं। इसके डिटेल आपको हम बाद में देखें। जैव प्रौद्योगिकी में जो जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए केवल। जैसे पहला लिखिए, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबायल लिखते हैं उसको, एक्चुअली बीएल नहीं बायल, माइक्रोबायल, MICROBIAL, माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरा लिखिए, सेकंड पॉइंट, बायोसेंसर लिखिए, बायोरिएक्टर। फिर लिखिए, इसमें जीन संबंधी चीज़ें भी आती हैं। लिखिए, जीन अभियांत्रिकी। ये सब छोटे छोटे आपको एक पैराग्राफ इन सब पे लिखना होगा। ठीक है, जीन अभियांत्रिकी। फिर अगला लिखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। अगला है जीन थेरेपी। फिर लिखिए, जेनेटिक ट्रांसप्लांटेशन, जीन प्रतिस्थापन। फिर अगला लिखिए, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक। फिर नेक्स्ट लिखिए, टिश्यू कल्चर। अगला लिखिए, स्टेम सेल्स, जिनको हिंदी में लिखेंगे स्तंभ कोशिकाएं, और टिश्यू कल्चर को लिखेंगे उत्तक संवर्धन। स्तंभ कोशिकाएं के पहले क्या लिखा आपने, उत्तक संवर्धन। ठीक है, हाँ, स्तंभ कोशिकाएं, स्टेम सेल्स। ठीक है, इसके कई प्रकार,
क्लोनिंग। आजकल एक नई तकनीक आई है प्रोटीन सीक्वेंसिंग। क्या नाम है? प्रोटीन सीक्वेंसिंग। चोरों को, साइबर क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यानी डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इतना ही नहीं, जटिल बीमारियों को ठीक करने के लिए मानव जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, सब इसी का पार्ट है, अलग अलग पहलू है, कोई छोटा कोई बड़ा। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यह भी व्यापक तौर पर इसी का पार्ट है। फिर लिखिए बायोमेट्रिक, फिर लिखिए जीनोमिक्स, जीनोमिक्स लिख लिया, जीनोमिक्स, हाँ जीनोमिक्स, जीनोमिक्स इसको कहते हैं जीनोमिक्स। अब न्यूट्रॉन का प्रयोग होगा तो लिखा जाएगा उसको न्यूट्री जीनोमिक्स, न्यूट्री जीनोमिक्स, लेकिन वो मत लिखिए, केवल लिखिए जीनोमिक्स। यदि संश्लेषित करेंगे उसको तो लिखेंगे सिंथेटिक जीनोमिक्स, तो वो मत लिखिए, ठीक है। आनुवांशिकता, हाइब्रिडोमा लिखिए, हाइब्रिडोमा। फिर लिखिए जीन डोपिंग, क्या लिखिएगा? जीन डोपिंग। फिर लिखिए जैव उर्वरक। अगला लिखिए बायो फोर्टिफाइड फूड, बायो फोर्टिफाइड फूड हिंदी में लिखेंगे जैव सुरक्षित खाद्य। अगला लिखिए पराजीनी फसलें, यानी जिन फसलों का जीन परिवर्तित कर दिया उसको क्या बोलेंगे? पराजीनी, पराजीनी फसलें, ठीक है। लिखिए जीएम टेक्निक, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। जीन अभियांत्रिकी तो लिख ही चुके हैं। 3D वैक्सीन। अगला लिखिए उपयोगिता, जीन तो तकनीक है, इनका प्रयोग और उपयोगिता लिखिए, लाभ लिखिए। पहला लिखिए भारत के एक बड़े भाग में जट्रोफा की खेती की जा सकती है, इससे बायोडीजल प्राप्त हो सकता है, इससे बायोडीजल प्राप्त हो सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकती है, यानी कि सामाजिक लाभ तो है ही, आर्थिक लाभ भी है, पर्यावरणीय लाभ तो है ही, आर्थिक लाभ भी है। उत्तक संवर्धन का प्रयोग करके, अगला पॉइंट लिखिए, उत्तक संवर्धन का प्रयोग करके, उत्तक संवर्धन का प्रयोग करके अल्प समय में बेहतर गुणवत्ता वाले फसलों को, अल्प समय में बेहतर गुणवत्ता वाले फसलों को लगाकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। फसलों को लगाकर या उगाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगला लिखिए जैविक तरीकों जैसे वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट, बायोपेप्सिटाइड क्या होता है? नीम की खेती होती है ना, नीम की खेती, और नीम का प्रयोग करते हैं खेती में, उसको कहते हैं बायोपेप्सिटाइड। जीवाणुओं का इस्तेमाल करके, बायोपेप्सिटाइड जैसे जीवाणुओं का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं का, बायोपेप्सिटाइड क्या है? मतलब जो लाभकारी जीवाणु को बायोपेप्सिटाइड कहते हैं। जीवाणुओं का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण आदि तरीके पर्यावरण, अर्थव्यवस्था सभी के लिए लाभकारी हो सकता है। जेनेटिकली, अगला पॉइंट लिखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि द्वारा कृषि उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि द्वारा कृषि उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, पशुओं की नस्लों को सुधार कर अधिक दूध और मांस का उत्पादन किया जा सकता है।
दूध और मांस का। जैविक तरीकों से अधिक चिकित्सकीय पौधे मेडिकल प्लांट्स, चिकित्सकीय पौधे लगाकर रेशम की खेती की जा सकती है, मशरूम की खेती की जा सकती है। साथ ही साथ मछली पालन भी जैविक तरीके से अधिक उत्पादन दे सकता है। इन सबसे आय और जीवन स्तर दोनों बेहतर होने की संभावना है। भारत जैसे देश में बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भाषा की क्षमता, 3 चीज़ें हैं। एक है बायोटेक्नोलॉजी। भारत जैसे देश में बायोटेक्नोलॉजी तो है ही, इसके साथ साथ भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है या बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे चीन के साथ समस्या थी कि आईटी में आगे होने के बावजूद भी भाषा में पीछे था। आज से 15-20 साल पहले जब इस तरह की बातें आई तो भारत की स्थिति चीन से बेहतर मानी गई। क्यों? क्योंकि भारत में लैंग्वेज की समस्या नहीं थी और चीन में क्या था? लैंग्वेज। चीन में ज़्यादातर लोग या तो मैंडरिन जानते हैं, चाइनीज़ जानते हैं, लोकल लैंग्वेज जानते हैं। उनको अंग्रेजी से एक नफ़रत भी है और अंग्रेजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। तो भारत में बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज का नॉलेज, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। बाद में चीन ने भी इस महत्व को समझा और अपने यहाँ एक बड़ी फौज तैयार कर ली अंग्रेजी जानने वालों की। लेकिन भारत इसमें सहजता से आगे है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ। बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या बनता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? जैसे हम बायोमेट्रिक अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस लैंग्वेज, तो तभी ना बायोमेट्रिक बनता है। आपका बायो और हमारा आईटी दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक बन जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आईटी और डीएनए दोनों मिल जा रहा है। तो इसका प्रयोग की संभावना भारत में ज़्यादा है। भारत में इसके लिए बेहतर विकास के अवसर हैं। बायोमेट्रिक प्रणाली, डीएनए प्रणाली, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब उसी का हिस्सा। ठीक है, फिर लिखिए बायोसेंसर, बायो ट्रीटमेंट, बायोसेंसर और बायो ट्रीटमेंट का प्रयोग करके, बायोसेंसर और बायो ट्रीटमेंट का प्रयोग करके नदी जल का प्रदूषण, औद्योगिक कचरे का निपटान, शहरों के कचरे एवं मल को शोधित किया जा सकता है। ठीक है ना? जो शहर का जो वेस्ट है, फैक्ट्री का जो वेस्ट है और जल में जो प्रदूषण है, इन सब के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? बायोसेंसर का, बायो ट्रीटमेंट का, यानी बायो उपचार का। ठीक है ना? ये सब इस तरह के प्रयोग हैं। कुछ जगह और छोड़ दीजिए, कुछ प्रयोग आपको और भी मिलेंगे तो उसको आप लोग वहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें एक पहलू है कि इसके नुकसान क्या है। देखिए, लाभ तो लिख लिया आपने। जैव प्रौद्योगिकी का क्या है? एक हो गया लाभ, दूसरा हो गया हानि। लाभ में कितने पॉइंट लिखे आपने? लाभ में आपने लिख लिया 8 पॉइंट। 2 पॉइंट खुद से ढूंढ के लिखिएगा कुछ और। ठीक है। और हानि में लिखिए। अब हानि के कई पहलू हैं। विरोध हो रहा है, जैव टेक्नोलॉजी का कई जगह विरोध हो रहा है। कई जगह जैव टेक्नोलॉजी का विरोध भी होता है। जैसे इसका पहला है नैतिक एवं धार्मिक विरोध। पहला पॉइंट लिखिए, नैतिक व धार्मिक विरोध। दूसरा पॉइंट है सामाजिक व आर्थिक विरोध।
तीसरा लिखिए पर्यावरण संबंधी समस्याएं, और चौथा लिखिए स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी समस्या। अब इसमें सबसे बड़ा नैतिक विरोध क्या आता है कि मनुष्य यदि एक हद से पार कर जाएगा जीन टेक्नोलॉजी में तो क्या हो जाएगा। मनुष्य के हाथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वह निर्माता नहीं है। निर्मित वस्तुओं को निर्मित या जो सहजता से उपलब्ध हैं, मानव हो या पादप हो, उनमें वो करेक्शन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे जीन टेक्नोलॉजी में हम प्रगति करते जा रहे हैं, हम करेक्शन के एक अगली सीमा को पार कर जा रहे हैं और हम निर्माता के काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन मनुष्य स्वयं अभी क्या कर रहा है, सृष्टि का रचयिता बनने का प्रयास कर रहा है। लिखिए, मनुष्य सृष्टि का रचयिता बनने का प्रयास कर रहा है, जिसका नहीं, ये पहले पॉइंट का डीलिंग है, नैतिक एवं धार्मिक विरोध जो हो रहा है उसका। फर्स्ट पॉइंट का ये अगला सबहेड है। नैतिक एवं धार्मिक विरोध में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मनुष्य रचयिता बनने का प्रयास कर रहा है जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन के कई वर्ष पहले, डॉली नाम के भेड़ को पैदा किया गया, तो प्रयोगशाला में पैदा किया गया ना, जिसके मतलब संतति के अगला क्रम में कौन है वो पता नहीं है। ये प्रयोगशाला में उत्पन्न की गई भेड़, ठीक है। उसी तरीके से भैंस का क्लोन किया गया, गरिमा और श्रेष्ठ नाम की भेड़ का। तो डॉली नाम की भेड़, गरिमा और श्रेष्ठ नाम के भैंस को क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से पैदा करना कहीं ना कहीं मनुष्य को निर्माता बनने का दंभ दे सकता है। नाम के भैंस का क्लोनिंग मनुष्य को निर्माता बनने का दंभ दे सकता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, जीन टेक्नोलॉजी जब बहुत इम्प्रूव कर जाएगा तो आपकी बहुत सारी सूचनाएं जो गुप्त होनी चाहिए वह गुप्त नहीं रह पाएंगी। देखिए, गुप्त सूचनाओं के गुप्त नहीं रहने का खतरा। जैसे व्यक्ति के जीन के विषय में जीन में बहुत सारी गुप्त सूचनाएं होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के जीन में कुछ ऐसी गुप्त सूचना है जो कि उसके व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है, वह सार्वजनिक हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। जीन तो हर तरह के गुण का वाहक है, तो उसमें ऐसी सूचना आ जाए कि नहीं इसका डोमिनेंट है, या कैरेक्टर इसका डोमिनेंट है, तो हो सकता है उसके अंदर में, जैसे एक सिंपल है कि चोरी की प्रवृत्ति के लिए यदि कोई जीन दोषी हो और किसी व्यक्ति में वह डोमिनेंट हो, तो उसने भले चोरी नहीं किया हो लेकिन कहा जा सकता है कि इसके अंदर चोर बनने की प्रवृत्ति है, या कभी भी चोरी कर सकता है। वो है सज्जन व्यक्ति, लेकिन इल्ज़ाम लगा देगा कि यह चोरी कर सकता है। चोरी तक तो फिर भी बात ठीक है, यदि ऐसी बात बलात्कार के संदर्भ में आ जाए तो कैरेक्टर पर इशू हो जाए कि नहीं इसके अंदर में बलात्कारी होने का तत्व है। वर्तमान में यह बलात्कारी नहीं है, लेकिन यह बलात्कारी हो सकता है। ऐसी गुप्त सूचना उसके जीन में इनकोडेड है और हम समझ गए कि है, तो क्या होगा, एक अच्छे खासे व्यक्ति को पता नहीं वो बलात्कारी होगा कि नहीं होगा और हम उसको बदनाम कर देंगे। तो इस तरह की सूचना सुरक्षित नहीं रहेंगी, अभियांत्रिकी एक लेवल पार करेगा। तीसरा है, जो चीज़ नैसर्गिक है, नेचुरल है, उसके साथ छेड़छाड़ ठीक वैसा ही है जैसे हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। जो नेचुरल है, मान लीजिए 8 अरब 9 अरब लोग हैं और हर आदमी का एक नेचुरल अलग आइडेंटिटी है, तो हम क्या करेंगे, 2 एक जैसा आदमी बना लेंगे। तो एक क्रिमिनल है, वो अपना 4 क्लोन बना लेगा, पुलिस एक को मारेगी दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से अफरा तफरी, उपद्रव और केओस का माहौल बन सकता है। चलिए, इसका सामाजिक आर्थिक विरोध भी है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी पे कब्जा किसका होता है। अगला पक्ष लिखिए, जो सामाजिक आर्थिक विरोध में से पहला पॉइंट लिखिए
टेक्नोलॉजी पे उसी का कब्जा होता है जो अमीर होता है, संसाधन संपन्न होता है। तो एक वर्ग जिसका जीन टेक्नोलॉजी पे कब्जा है वह और संपन्न होगा, और दूसरा जो इससे दूर है वो और नीचे जाएगा, तो एक अच्छा गैप आएगा। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी, खबर क्या सच्चाई है कि आलू का प्रयोग करके प्लास्टिक बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आलू का प्रयोग करके प्लास्टिक बनाया जा रहा है। तो आलू किसी भी देश में जाइएगा, प्रमुख खाद्य फसल या फल या सब्जी कहिए, एक बेस देता है आलू। कुछ नहीं है, आलू है तो बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, एक स्टेपल फूड है, एक कंप्लीट फूड है। ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, यदि मान लीजिए आलू है, उससे प्लास्टिक में ज़्यादा फायदा है। आलू 10 रुपये किलो, प्लास्टिक का वैल्यू बहुत अनंत है। प्लास्टिक का कई प्रयोग है, फाइबर बनेगा। तो आलू से जब फाइबर बनने लगेगा तो अमीर लोग तो महंगा आलू खरीदेंगे, क्योंकि जैसे ही उसका नगदी प्रयोग इस तरीके का आने लगेगा कि आलू से हम प्लास्टिक बनाएंगे, तो अमीर आदमी तो 100 रुपये किलो भी आलू खरीदेगा, गरीब को झेलना पड़ेगा। तो यह इसका सामाजिक आर्थिक दोष है। जीन थ्योरी से एक उदाहरण के तौर पर लिखिए कि आलू से प्लास्टिक बनाया जा रहा है, तो आलू से प्लास्टिक बनाने जैसी कई घटनाएं हैं जो प्राकृतिक चीज़ों को गरीब लोगों से दूर कर देंगे और उसका दुष्प्रयोग होने लगेगा, इसका खतरा है। अब जैसे अभी हम जो बीज के लिए क्या करते हैं, सामान्य तरीके से सामान्य बीज के लिए इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब टिश्यू कल्चर होने लगेगा तो पारंपरिक खेती प्रभावित होगी। लिखिए, इससे पारंपरिक खेती प्रभावित होगी। पारंपरिक खेती प्रभावित हो तो क्या होगा, हर बीज के लिए किसानों को किस पर निर्भर होना पड़ेगा? बीजों के लिए हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होना पड़ेगा। फिर क्या होगा, बीजें महंगी होंगी और सबके लिए उपलब्ध नहीं होंगी। जैसे आप लोगों ने नाम सुना टर्मिनेटर बीज, क्या नाम है? उदाहरण के तौर पे लिखिए टर्मिनेटर बीज। चलिए, इतना मैंने लिखवा दिया। 2 पहलू आपको खुद लिख कर लाना है। 2 पहलू, जो मैंने 4 पहलू दिया था ना, उसमें 2 पहलू, पर्यावरण संबंधी समस्या और स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी समस्या आप खुद लिखेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो मैसेज बॉक्स में इसके पर्यावरण संबंधी समस्या और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी समस्या, बायोटेक्नोलॉजी से जो उत्पन्न होती हैं कई समस्याएं, उसमें पर्यावरण संबंधी कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आप एक आंसर लिख के हमें व्हाट्सएप करें, और यदि चाहें तो आप कमेंट भी इस पर कर सकते हैं। ठीक है। आज मेंस के क्लास में हमने बताया आपको कि 8 विषय हैं, जिसमें से 6 प्रमुख विषय हैं, 2 जनरल हैं जो इनका पार्ट पार्सल हैं, और इसमें भी यदि कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको ऊर्जा, और दूसरे नंबर पर आता है जैव प्रौद्योगिकी। आज जैव प्रौद्योगिकी को हमने भारत के संदर्भ में, लाभ हानि के संदर्भ में, इसकी चिकित्सा, कृषि, पर्यावरणीय और औद्योगिक उपयोगिता के संदर्भ में जाना, और यह भी जाना कि इसके कितने खंड होते हैं, किन किन चीज़ों में इसका प्रयोग होता है, माइक्रोबियल क्या होता है, ट्रांसजेनिक क्या होता है, जीएम क्या होता है, इन सबको हमने देखा। अभी आपको जो मैंने अलग अलग जैसे बताया, जीन क्लोनिंग क्या होती है, इन सब पर एक एक पैराग्राफ हम अलग से फिर आपको लिखवा देंगे, ताकि जीन अभियांत्रिकी टोटलिटी में समाप्त हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, आप सबके लिए तैयार रहेंगे। चलिए, अगले क्लास तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।